हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन मेगा माइंड ट्यूटोरियल। दिस इज अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर। आज मेगा माइंड आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आया है फिजिक्स का, और उसका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे, जो ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसके लिए है। ठीक है, ये टॉपिक सभी बोर्ड के लिए है जो 2023 का एग्जाम आ रहा है, बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं क्लास 12 का, उसके लिए है। टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस है एग्जाम में कैसे बनते हैं। जैसे हम सब जानते हैं सैंपल पेपर रिलीज हो चुके हैं, और भी जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं आप लोगों ने दिए हैं, तो आपके पास एक व्यू है कि कैसे किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम ये पोर्शन भी डिवाइड करेंगे, समझेंगे कि किसी टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि फॉर्मेट जो है आज के टाइम पे बिल्कुल चेंज हो गया है। लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर्मेट हो गया है, जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, जैसे कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, असर्शन एंड रीजंस भी आते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो जैसे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो हम इसमें क्या डिस्कस पहले जानेंगे कि इससे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट बनता है, शॉर्ट बनता है, लॉन्ग बनता है, या ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव बनता है तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और कहां से पूछ सकते हैं इस टॉपिक में। वेरी शॉर्ट कहां से पूछ सकते हैं, शॉर्ट कहां पूछ सकते हैं, और लॉन्ग कैसे बन सकता है। लॉन्ग बनने के साथ साथ केस स्टडी में भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम लोग वो भी समझेंगे। ठीक है, तो टॉपिक में एंटर करने से पहले हमें समझना है फॉर्मेट। क्या समझना है? फॉर्मेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में का क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, चांसेस है 100%। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। ओके, फिर इसका पार्ट आपको वेरी शॉर्ट में भी मिलेगा, वेरी शॉर्ट में भी मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा वेरी शॉर्ट में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट में आएगा। लॉन्ग में आने के इसके चांसेस कम है। अगर लॉन्ग में आएगा तो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बट ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट में भी इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन ये हो गया। और ये टॉपिक ऐसा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजी भी है। इसमें अगर आप इस टॉपिक को एक बार समझ लेते हैं, इसके फंडामेंटल को समझ लेते हैं, तो कोई जरूरत आपको रटने की नहीं पड़ेगी। आप इसका न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी भी कर लोगे। अब आपको ये भी पता है, सैंपल पेपर आपने देखा, आपने प्री बोर्ड एग्जाम दिया, आपको ये भी पता है कि जो क्वेश्चन आते हैं जैसे शॉर्ट हो गया तो इसमें ऑप्शन मिल जाता है, आपको ऑप्शन मिल जाता है, और एक न्यूमेरिकल पार्ट होगा, एक थ्योरेटिकल पार्ट होगा। तो जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, थ्योरेटिकल पार्ट या न्यूमेरिकल पार्ट, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल इतना पसंद ना आ रहा हो तो आप थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फुल कवर करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक कवर करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट, शॉर्ट या लॉन्ग, किसी में भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन जरूर करोगे। और दूसरी बात, इसका कितने मार्क्स का आता है तो हम मार्क्स दे सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होता है तो 2 मार्क्स का, इससे आपको 2 मार्क्स मिनिमम मिल जाएंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स का होता है, और ये 3 मार्क्स का होता है। और हम एक लेके चल रहे हैं कि लॉन्ग या केस स्टडी में डाल देंगे तो 4 मार्क्स तक आ जाएगा। तो आप काउंट कर सकते हो 7 to 10 मार्क्स का इस टॉपिक से आ सकता है। 7 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है, और बहुत इजी, 70 में से 7 और 10 मार्क्स का आप समझ सकते हो। 7 और 10 मार्क्स का कोई कम मार्क्स नहीं है आउट ऑफ 70। तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक बहुत इजी भी है। मतलब अदर टॉपिक से कंपेयर करें, जैसे रे ऑप्टिक्स पढ़ते हो, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक करोगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स करते हो, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक करते हो, उसमें आपको काफी कुछ मिलता है। ठीक है, आप
डरने लगते हो कि क्या कितना आप स्टडी करना है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अलग से लिया। अभी जो क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स है जिसमें पूरा टॉपिक कवर होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी आएगा, फुल क्लास 12 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो बट आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप के अंदर जो डर है वो खत्म हो जाए, और जो स्टूडेंट्स मतलब पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई या सडन जिनके अंदर तैयारी करने की, पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है, तो उनके लिए टॉपिक बहुत बढ़िया है और हाई स्कोरिंग टॉपिक है। इट इज हाई स्कोरिंग। ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक जिनमें आपको कम मेहनत में मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाओ, ऐसे टॉपिक हम पहले कवर करेंगे, ठीक है। सो अब विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये हमने देख लिया फॉर्मेट। अभी इसमें भी ये भी देखेंगे कि किससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी शॉर्ट बन सकता है या शॉर्ट बन सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जितना है कंप्लीट उसको कवर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम समझ रहे हैं, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक, इट मींस इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटो मींस प्लस मैग्नेटिक, मींस ये कॉम्बिनेशन है, और इंडक्शन का मींस होता है जनरेशन, ठीक है, जनरेट होना कुछ भी। सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कॉम्बिनेशन से कोई नई चीज प्रोड्यूस तो हो, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। इस वर्ड का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो ये पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे पूछेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई बी से डिनोट करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि कोई प्लेन है, पहले हम समझे मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। ये एक प्लेन है, इसको थोड़ा बड़ा बनाए फिगर, ये एक प्लेन है, ठीक है। इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास हो रही है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है जिसका मैग्नीट्यूड b है, जिसका मैग्नीट्यूड b है, या b वेक्टर आप कह लो, ठीक है, b वेक्टर। अब कोई भी प्लेन हो, कोई भी प्लेन हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये प्लेन, ठीक है, ये जो बोर्ड है इट इज अ प्लेन, ठीक है। किसी भी प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, मींस इस मार्कर की डायरेक्शन में होगा, इस मार्कर की डायरेक्शन में होगा। सो ये प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो, जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, उसके बीच का एंगल हमने रख दिया थीटा है, ठीक है, थीटा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या निकल कर आएगा, ये दो वेक्टर मिल गए हमको, एक वेक्टर बी मिला, एक वेक्टर ए मिला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना है कैसे करेंगे, इट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक line of forces passing through particular area, number of magnetic line of forces passing through particular area is called magnetic flux, उसको magnetic flux बोला जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक
कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है, उसका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही थी, वो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप देखो कैसे लिख सकते हो, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जाएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इट इज 2 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब ये एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जरूर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आप फिगर ड्रॉ करोगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक बी और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, एंगल थीटा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। अब एंगल थीटा है दो वेक्टर के बीच में, तो स्केलर प्रोडक्ट ओपन कैसे होता है, बी ए cos थीटा, बी ए cos थीटा, बी ए cos थीटा। अब इससे देखो केस बनेंगे, जो केस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं। इससे केस क्या बनेगा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री मींस मैग्नेटिक लाइन, जैसे ये प्लेन है, इट इज प्लेन, आप देख रहे हो ये मेरा जो हाथ है, हथेली है, ये पाम है, ये प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ये होगा मार्कर की डायरेक्शन में। अब अगर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को इसी के पैरेलल क्रॉस कराओ, ठीक है, परपेंडिकुलर कर दो, क्या कर दो, पैरेलल कर दो, थीटा 0 कर दो, आप थीटा 0 डिग्री कर दो, मींस इसके पैरेलल कर दो, तो पैरेलल के केस में क्या होगा, पैरेलल के केस में क्या होगा, मींस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास हो रही है। ठीक है, तो थीटा पैरेलल आ जाएगा, थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, तो जो फाई बी है वो क्या निकल कर आएगा, बी ए cos 0, और cos 0 1 होता है, मींस बी ए, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या निकल कर आया, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप देखो, जैसे ये कोई प्लेन है, इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ ऐसे पास करो, ऐसे, तो कुछ जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो पास नहीं हो रही होंगी, बट जब आप परपेंडिकुलर ऐसे डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करेंगी, उस प्लेन को पास कर रही होंगी, कट कर रही होंगी, तो एक हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। मींस व्हेन एरिया वेक्टर, अब देखो इस थीटा 0, ये तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल है, बट इसके लिए क्या है, व्हेन सिचुएशन क्या है, व्हेन प्लेन, when magnetic field means B, when B is perpendicular to plane, मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, और प्लेन का एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब देखो पहले एक और केस लिखें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। दूसरा केस क्या है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री मींस ये प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर ये है, थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब ऐसे निकले, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास हो रही हो। तो अब आप देख सकते हो कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको कट नहीं कर रही, इस प्लेन को कट कर रही है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, और ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, थीटा 90 और प्लेन ये है। तो अब आप देख रहे हो जो प्लेन है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, तब थीटा 90, तो इसमें क्या आया, व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ठीक है। अब आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, अब आप देख रहे हो कि थीटा 90 है, ये सिचुएशन है, तो इसमें
कोई भी मैग्नेटिक लाइन प्लेन को कट नहीं कर रही, तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। फाई बी क्या हो जाएगा, जीरो। आप फॉर्मूले से भी देखोगे cos 90 की वैल्यू जीरो होती है और फाई बी क्या आएगा, जीरो आएगा। फॉर्मूले में भी रखोगे तो जीरो आएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का केस बन गया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और ये एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये है, थ्योरेटिकल फॉर्म ये है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब इसमें मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत से ज्यादा चांसेस हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक एरिया में बनेगा, किसमें बनेगा वो देखते हैं, पहले सारे एरिया डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या होगी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम बहुत इजीली डिराइव कर लेंगे। तो देखो फाई बी क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है, फाई बी इज बी ए, एंगल इज डायमेंशनलेस, तो ये टर्म हटा देंगे, फाई इज बी ए। बी की डायमेंशन हम नहीं पता है, तो देखो बी की डायमेंशन पहले हम डिराइव करेंगे, एफ इज इक्वल टू होता है बी आई एल, आई करंट है, एल लेंथ है, एफ फोर्स है, तो इससे जो बी की डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, एफ अपॉन आई एल। हम ये टर्म इसमें उठाकर रख दें तो फाई बी क्या हो जाएगा, पहले तो इसकी यूनिट पे आ जाओ, इसकी यूनिट पे आ जाओ, इसकी जो यूनिट है वो होती है वेबर, क्या होती है, वेबर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। ठीक है, अब डायमेंशन निकालना है तो बी के प्लेस में हम रखते हैं एफ अपॉन आई एल इंटू ए। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, एम एन टी माइनस टू। एरिया की डायमेंशन क्या होती है, एल टू। एरिया की डायमेंशन क्या होगी, एल टू। करंट की ए और लेंथ की एल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एल। अब आप देखो ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो फाई बी की जो डायमेंशन है वो क्या निकल कर आए, एम एल टू टी माइनस टू, और एरिया ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन। आगे फाई बी की डायमेंशन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिले। मैग्नेटिक फ्लक्स पहली बात तो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में डाल सकते हैं, बट वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव अब कैसे बनेगा, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के बताते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके केस क्या होते हैं जब थीटा करें, मींस वन बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, वन प्लेन इज पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये थीटा 90 है। अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, अगर आप वो क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर लोगे तो कर दोगे, आएगा तो आप 100%, 110% कर दोगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया हमारा, हम इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप देखो, इस वीडियो को करने से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन आप कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरीके से पूछे जाते हैं, और कौन सा टॉपिक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किस टॉपिक की प्रोबेबिलिटी आने की ज्यादा है। क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, एग्जाम 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद लगाया हुआ है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम अच्छा मटेरियल देख के जाएं, करके जाएं, जिससे हमारा एग्जाम और हमारा मार्क्स अच्छे आए, पेरेंट्स हैप्पी रहे और आप भी हैप्पी रहो। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी शॉर्ट तो बता दिया कि एक आ जाएगा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो सकता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें, ये देखते हैं हम लोग। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन 1, नाउ डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ऑप्शन ए
mlt minus 2 a2, ऑप्शन बी ml2t minus 2 a minus 1, ऑप्शन सी lt2, ऑप्शन बी at minus 1। बताइए, अब आपने कर लिया है, अब आप डिराइव भी कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो या पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप सीधे बता सकते हो ये दो तो नहीं होंगी, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, बट ए जो है वो ऊपर जाता है, मीन ये होगा। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। और कैसे आ सकता है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, वो आपको किसी बुक में क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है, और जब बुक में नहीं मिलता या आप देख कर नहीं जाते हो तो आप डर जाते हो कि अरे ये कहाँ से दे दिया, कैसे होगा। ठीक है, तो वो थोड़े से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और आप अगर इनको तैयार करके जाते हो तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इससे बाहर नहीं आ सकता, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 2 है कि मैग्नेटिक फ्लक्स will be maximum when, option A, magnetic lines of forces are parallel to the plane when magnetic line of forces are parallel to the plane। second option, वही magnetic line of forces are perpendicular to the plane। third option, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ भी मतलब लिख देंगे ऑप्शन। ठीक है, कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं, जैसे कि व्हेन एरिया वेक्टर के टर्म में दे दें। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन बनाते हैं, आप भी सोचिए क्या बना सकते हैं। पैरेलल कंडीशन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, नाइदर पैरेलल व्हेन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर neither parallel nor perpendicular, सिंबल neither parallel nor perpendicular to the plane। ठीक है, और डी ऑप्शन हो गया none of these, कोई नहीं। तो क्या करोगे नाउ, अब आपको मैक्सिमम कोई फॉर्मूले से जाओ या ऐसे जाओ, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ऐसे ही मान दोगे। कह रहा मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन, सो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी पर्टिकुलर एरिया को क्या कर रही है, कट कर रही है या क्रॉस कर रही है, यही मतलब हुआ। वो किस सिचुएशन में हो सकता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू द प्लेन, जब ये प्लेन है आपका, इट इज प्लेन, मान लो ये प्लेन है, ठीक है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसके पैरेलल है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब इसके पैरेलल होंगी तो बताओ ये कट कर रहा है क्या, आपको लग रहा है कि ये इसको क्रॉस कर रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस प्लेन को कट करके नहीं जा रही, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो हो जाएगा। फिर कह रहा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल अभी प्रूव किया है, परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या कर रही है, कट कर रही है, मींस इसमें जो है वो फाई मैक्सिमम आएगा। तो ऑप्शन क्या सही हो गया, बी। ऑप्शन क्या सही होगा, बी। ओके, सो ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे जनरेट हो सकता है, रिलेशन मैग्नेटिक फ्लक्स is given by option A B vector upon A vector, B vector dot A vector, C B vector cross A vector, D NOT none of these। तो कौन सा होगा, अब आपको पता है इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, will not। ठीक है, तो
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। ऐसे ही डायमेंशन जरूर करके जाइए। देखिए आपको एक क्वेश्चन डायमेंशन से मिलेगा या लॉन्ग में डाल देगा, आप इसकी डायमेंशन डिराइव कीजिए। शॉर्ट में डाल सकते हैं कि राइट डाउन व्हाट डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसकी यूनिट वेबर होती है, डायमेंशन ये होती है, और उससे जो केस पे ऑब्जेक्टिव था वो भी कर लिया। अब इसमें देखो थीटा भी दे सकता है। जब अब थीटा का क्वेश्चन आएगा तो बी ए कॉस थीटा लगाओगे, थीटा 0 होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, थीटा 90 होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, 0 होगा मीन। ओके, आई थिंक अब आपको ये मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जरूर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स 110% एग्जाम में आएगा। ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, यही सब पूछे जाते हैं। आप सैंपल पेपर भी देख लो, उसमें मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जरूर आएगा 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 ही। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने देखा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टडी किया, मतलब कैसे पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कोई मतलब देखो बेसिक क्लास नहीं, अगर आप इसकी फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास चाहते हो, वैसे तो इसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आप फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो कि सर आई वांट फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट इट इज अ रिवीजन पर्पल एंड क्रैश फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू क्रैश। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है उसको करेंगे, सबसे ज्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की उस पोर्शन को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो मैग्नेट है, जैसे पता था मैग्नेट है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता था कि अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड क्या जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, जब हम मैग्नेट को मूव कराएं, इससे देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है। जब हम इस मैग्नेट को किसी कॉइल के अराउंड मूव कराएं, ये कॉइल है, ये क्या है, कॉइल है, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, दीज आर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो ये कॉइल और ये मैग्नेट है, नॉर्थ साइड एरिया इसका। तो जब हम इसको मूव कराएं या इसको मूव कराएं, तो इससे क्या मिलेगा, जब आप इसको मूव कराते हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये रिंग से और ज्यादा पास होगी। इसको फिक्स रखा है। ठीक है, इट इज फिक्स्ड, हमने अभी इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, इसको हम ले जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको कट करेंगी। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट करेंगी उतना ही उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उतना ही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फिर अगर हम इसको दूर ले जाएं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो इसको कट कर रही थी वो उनकी जो संख्या है वो कम होने लगेगी। वो कम होने लगेगी तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। तो एक चेंज देखने को मिल रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हम पास जा रहे थे ड्यू टू रिलेटिव मोशन, मींस आप इसको भी फिक्स रख सकते हो, इसको मूव करा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इसको फिक्स कर दिया, इसको मूव करा लो। ठीक है, आप इसको मूव करा लो, इसको फिक्स कर दो। ठीक है, तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन क्या होता है, एक चेंज आता है, जनरेट क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज से एक ईएमएफ जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, ईएमएफ। इसी ईएमएफ को बोला जाता है इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज या करंट, क्या बोल देंगे, करंट।
ठीक है। करंट जितना ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा या करंट होगा। ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जब आया तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लाया गया हम वो डिस्कस करेंगे, और डायरेक्शन क्या होती है इस करंट की उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऐसा देखा गया, आप ऑब्जर्वेशन देखोगे कि जब ये पास आता है, जब ये पास आता है तो ये अपोज करेगा, इसकी कुछ डायरेक्शन होगी करंट की, तो वो हम आगे देखेंगे जब लॉस को स्टडी कर लेंगे। ठीक है। तो ये समझ में आया कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं कि लॉस क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट वोल्टेज होती है। इसमें सिर्फ एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट थी मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो लॉज ऑफ ईएमएफ, इसको फैराडेज लॉ बोलेंगे, फैराडेज लॉ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी यूनिट ये वोल्टेज होता है। ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमएफ। तो फैराडे के दो लॉ थे। जब आपसे ये आपको शॉर्ट में पूछेगा, इट इज अ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा व्हाट इज राइट डाउन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। तो इसके दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या है उसको देखते हैं, फर्स्ट लॉ एंड दूसरा लॉ सेकंड लॉ। ठीक है। दोनों को एक साथ समझते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ, ई से डिफाइन करना है इसको, ईएमएफ वो माइनस डी फाई बाय डी टी होता है। क्या होता है, डी फाई बाय डी टी मीन्स ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ या और करंट आप लिख सकते हो, और करंट इज डिफाइंड एज the time rate of change of magnetic flux, the time rate of change of magnetic flux. Okay, the time rate of change of electromotive force or current is defined as the time rate of change of magnetic flux. Okay, ये देख रहे हो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अभी समझ रहे हैं। ठीक है, उसको भी समझ रहे हैं। तो ये है फॉर वन कॉइल, फॉर जैसे कोई सर्किट है फॉर वन कॉइल। ठीक है, फॉर वन टर्न ऑफ कॉइल, सॉरी इसको लिखो वन टर्न। ठीक है। नाउ फॉर एन टर्न, एन टर्न के लिए क्या हो जाएगा, ये ई माइनस एन डी फाई बाय डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं डी एन फाई बाय डी टी, ये भी लिखा जा सकता है। ओके, यहाँ पे जो एन फाई है, एन फाई को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट। जो ईएमएफ आ रहा है इसकी यूनिट वोल्ट होती है। एन फाई को मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बोला जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ओके, सो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। बाय फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फॉर एन टर्न था, वन टर्न था। अगर कॉइल में एन टर्न है तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप एन से नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ इस नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे को लेंस लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेंस लॉ। तो आपसे या तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछेगा, ठीक है, या फिर लेंस लॉ पूछेगा। ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा, ठीक है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा। ये लॉन्ग फुल देके इसको 1 2 मतलब पार्ट कर देते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। तो लेंस लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट अपोजेस द कॉज from which it generates, ठीक है। ये कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अब जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसका अपोज करता है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज फ्रॉम विच इट जनरेट, ओके। जिससे ये इंड्यूस होता है या जनरेट होता है, जिसकी वजह से जनरेट होता है, वो उसका अपोज करता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव साइन यूज करते हैं। यही इसका सेकेंड लॉ है या लेंस लॉ है। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है इसको न्यूमन्स लॉ भी बोला जाता है, न्यूमन्स लॉ, इसको न्यूमन्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? लेंस लॉ क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, लेंस लॉ gives direction of induced EMF, direction of induced EMF or current, induced EMF or current. So Lenz law gives direction of induced EMF or current, ठीक है। ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट या लॉन्ग में चले जाएंगे। वेरी शॉर्ट में छोटा सा इससे पूछ सकता है कि लेंस लॉ क्या होता है वो बताइए, ठीक है, या फिर फैराडेज फर्स्ट लॉ बताइए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताइए, या सिर्फ इतना पार्ट दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना पोर्शन भी डाल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप समझ रहोगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब ये इन लॉ को हम अप्लाई करके जो न्यूमेरिकल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछता है, उनको करते हैं, ठीक है, इन दो लॉ को अप्लाई करके, ठीक है। ईएमएफ आ गया, अभी इसके आगे देखो, ईएमएफ आ गया तो इंड्यूस करंट कैसे निकालना है वो हम आपको बता दें, इंड्यूस करंट को और कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन हम इसी के आगे कंटिन्यू करके आपको बता दे रहे हैं। फिर जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या निकल कर आया? माइनस dN∅dt, ये निकल कर आया, ओके। तो करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? जैसे कोई सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस R है, इंड्यूस्ड करंट I क्या हो जाएगा? E/R, V/R होता है, वैसे E/R हो जाएगा, मॉड E/R लेंगे, मीन्स इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सिंबल के साथ नहीं लेंगे, I मॉड E/R, और करंट मीन्स I जो होगा आप ऐसे रख सकते हो dN∅/R dt, ये हो जाएगी करंट एम्पियर में, ठीक है, ये करंट हो जाएगी, समझ गए। इंड्यूस करंट हो गया। अब अगर आपको चार्ज निकालना है, क्या निकालना है? चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? हमें पता है Q इज इक्वल I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T। तो Q क्या हो जाएगा? IT। तो ये जो I dt होगा dN∅/R, यही तो चार्ज हो जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज dQ dN∅/R कूलम, ये चार्ज हो जाएगा। अब देखो ये आप अपने से निकाल सकते हो वहां पे, ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको। ये एक तरीके का वोल्टेज है, ठीक है। करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस गिवन होगा, V/R कर दोगे, चार्ज क्या होगा? I dt से इस तरीके से इंड्यूस चार्ज कर दोगे। ये ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से फॉर्मूले आपको वहां लिखे मिल सकते हैं।
इस वजह से हम आपको ये मतलब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में जब आप मिले तो आप कर सको। ठीक है, अब देखो इस लॉ को, लेंस लॉ को अप्लाई करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखते हैं। ठीक है, ये लॉ तो आपको समझ में आ गया कि जो फर्स्ट लॉ था ये फॉर्मूला होता है, जो लेंस लॉ था वो ये होता है कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका अपोज करता है, इंड्यूस ईएमएफ और करंट। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं, इसको इसका एप्लीकेशन पार्ट। और आपके सिलेबस से काफी चीजें मतलब कम कर दी गई हैं, तो जो है नहीं, जो हटा दिया गया वो पोर्शन तो वैसे भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत शॉर्ट पार्ट हो गया है, बट इसका पोर्शन काफी आता है। ठीक है, और कम से कम जो डिफिकल्ट पार्ट था, मतलब जिसमें स्टूडेंट डिफिकल्टी मतलब जिसका न्यूमेरिकल बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, थ्योरी भी एक डेरिवेशन होता है, समझने में टाइम लगता है, वो वाला पार्ट हटा दिया गया है। मान के चलिए यही इसका मेन पार्ट है था, और एक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन देखना है हमको अगला टॉपिक। तो पहले इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखो पहले तो ये समझ लो, इट इज नॉर्थ है ये सिंबल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इस ये जो एरोज बता रहे हैं ये कॉइल में डायरेक्शन को बताएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो साउथ है इसका कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। ये कैसा बता रहा है, क्लॉकवाइज, और ये कैसा बता रहा है, आपने बुक में देखा होगा ऐसा कुछ बना होता है, लेकिन समझ में नहीं आता ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्यों बने हुए हैं उस चीज को समझते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज ये समझ गए। ये जो एन है, एन में जो इसके एंड्स हैं उसमें अगर हम एरो ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है। एस में कैसे है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसी को हमें करना है। तो एक क्वेश्चन जैसे हमने लिया, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, इसमें देखो कोई भी बैटरी या सेल नहीं लगा जिससे करंट फ्लो करे, बट इसमें करंट फ्लो करेगी जब हम इसको एक नॉर्थ पोल ले आए और इसका मोशन करा। क्या करा है, मोशन करा। अब देखो हम इसको इस साइड ला रहे हैं, ठीक है। इसका एक और केस देखो, ये नॉर्थ पोल है, दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम पास ला रहे हैं और इस केस में दूर ले जा रहे हैं। तो पास वाले में क्या है, जब ये पास आएगा तो इससे इलेक्ट्रिक फोर्सेस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ठीक है। जब ये पास आएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है इसको ज्यादा से ज्यादा कट करेंगे, मींस इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है जनरेट होगा, और एक करंट आएगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमें ये देखना है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये देखना है। इन द सेम इस केस में क्या है, इस पोल को दूर लिए जा रहा है, इससे भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है। जब दूर जाएगा तो कम से कम क्रॉस करेंगी, मींस हमें लेना ही कम ज्यादा से नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ लेना किससे है कि चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो बाय फैराडे फर्स्ट लॉ एक ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ है, सर्किट क्लोज है, इफ सर्किट इज क्लोज तो उससे एक करंट भी फ्लो करेगी। अगर आप इसमें रेजिस्टेंस लगा दो पार का तो आई इतनी करंट फ्लो करेगी। बट क्वेश्चन ये है कि आप डायरेक्शन बताइए क्या होगी, इसमें क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसमें कैसी होगी। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम ऑप्शन नहीं दे रहे, अब आप ऑप्शन खुद बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ क्या कह रहा था, जो लेंस लॉ था वो क्या कह रहा था कि ईएमएफ जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसका अपोज करता है, ठीक है। तो जब ये
नॉर्थ पोल इसके साइड आएगा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल जब अप्रोच कर रहा होगा कॉइल की साइड, आप इसको सिंगल कॉइल से समझो, जैसे ये कॉइल है और ये नॉर्थ पोल है, ये अप्रोच कर रहा होगा इसको, तो अप्रोच जब करेगा तो इसका अपोज कैसे होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों एज अ मैग्नेट वर्क करेंगे, दोनों एज अ मैग्नेट वर्क करेंगे, मतलब या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, दो चीजें होंगी। तो अगर ये पास आ रहा है तो इसका अपोज क्या कैसे होगा कि ये दूर जाए, और ये दूर कब जाएगा, जब रिपल्सन हो। ये दूर कब जाएगा, जब रिपल्सन हो। अगर आप अट्रैक्शन कर दोगे तो ये कंबाइंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मींस ये जो जब पास आ रहा है इसका अपोज तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, रिपल्सन हो जाए। तो वो कब पॉसिबल है, जब ये कॉइल एज अ सेम पोल रिपल करते हैं और जो अपोजिट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है, इसको ये पीछे तभी भेज पाएगा जब ये एज अ नॉर्थ पोल वर्क करे, एज अ नॉर्थ पोल वर्क करे तभी इसका अपोज कर पाएगा, इट इज बाय लेंज लॉ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी डाल सकते हैं कि ये ऐसा केस है, ऐसी सिचुएशन हो रही है, ये इसको पीछे भेज रहा है, तो किस वजह से भेज रहा है, ये कौन सा लॉ डिस्क्राइब करता है, ये कौन सा लॉ डिस्क्राइब करता है, लेंज लॉ डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये एज अ नॉर्थ पोल वर्क करेगा, ये कॉइल कैसे वर्क करेगी, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल में हमने देखा ये जो एरोज होते हैं ये डायरेक्शन बताते हैं करंट की, तो इसमें जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए, कैसे फ्लो कर रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो बिल्कुल इन द सेम वे जब ये पास आ रहा है तो ये जो कॉइल है ये ऐसा कैसा वर्क कर रहा है, ये देखो दिस, तो इस कॉइल में जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, मींस ऐसे, ये फिर देखो ऐसे घूम के यहाँ जाके ऐसे 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 यहाँ फिर ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है, आप ऐसे करोगे देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये आई ये, फिर ये आई ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की, इसकी डायरेक्शन है, इट इज दिस करंट इज इंड्यूस्ड करंट, ये कैसा करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, समझ गए। अब देखो दूसरा केस समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए, आप जब देखोगे क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो कि ये कॉइल है, ठीक है, अब इस पोल को अब नॉर्थ के हम साउथ भी ले सकते हैं, ठीक है, हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, हम अभी ये केस कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो ये इसका अपोज करेगा, मींस इसको रोकेगा, और वो कब पॉसिबल है, जब ये इसको अट्रैक्ट करे, तो अट्रैक्ट करने के लिए जो पोल है वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, तो ये कैसा वर्क करेगा, ऐसा साउथ पोल वर्क कर रहा है, तो अब आप देख रहे हो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, मीन जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा होगा, आप एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, बात समझ में आई, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, कि एक डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप कह रहे हो नॉर्थ ले जाओ, साउथ में क्या होगा, साउथ का देख लेते हैं, कॉइल से देख लेते हैं। अब हमने इसको साउथ ले लिया, क्या ले लिया, साउथ, और ये दूर जा रहा है, पोल साउथ है, दूर जा रहा है, तो जब ये दूर जा रहा है तो ये इसको पास लाने की कोशिश करेगा, और पास कैसे आएगा, जब इसको अट्रैक्ट करे, पोल जो है डिफरेंट हो, मतलब एक नॉर्थ हो एक साउथ हो, तो ये ऐसा नॉर्थ वर्क करेगा, तो डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। इन द सेम वे जब आप इसको पास लाओगे तो ये ऐसा नॉर्थ साउथ पोल वर्क करेगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। समझ गए, बहुत मतलब पेट टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में नहीं, वेरी शॉर्ट से भी पूछा जाता है क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे और किए भी होंगे आपने। चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं जो मेरे मतलब माइंड में कुछ फिगर उसका है मेरे पास। फिगर ऐसा है कि ये कॉइल है, ठीक है, ये सर्किट है, यहाँ पे एक पोल है नॉर्थ, मैंने नॉर्थ रखा हुआ है, एक ये सर्किट है, ठीक है। इसका जो मोशन है वो ऐसा है। तो इस कॉइल में कॉइल ए में क्या डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की, और कॉइल बी में क्या होगी, रिलेटिव मोशन है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, ठीक है। तो अब इसको मूव कर रहे हैं तो इन दोनों में हमें डायरेक्शन बतानी। अब बिल्कुल डायरेक्टली बता सकते हो कि नॉर्थ पोल है, इधर मूव कर रहा, मतलब ये इसका अपोज करेगा। अपोज करेगा मींस इसको दूर भेजेगा मींस रिपल्सन तभी पॉसिबल है जब ये एज अ साउथ पोल वर्क करे, मींस ये एज अ साउथ वर्क करे। ऐसे जो करंट की डायरेक्शन हो जाए वो क्या हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए। क्या हो जाए, क्लॉकवाइज। तो ए में क्या निकल कर आया, क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है। अब ये दूर जा रहा है बाय लेंस लॉ, ये पास आने की, ये वाला जो सर्किट है ये क्या करेगा, इसको पास लाने की कोशिश करेगा। वो तभी पॉसिबल है जब अट्रैक्शन हो, और अट्रैक्शन कब होगा, जब ये ऐसा नॉर्थ पोल वर्क करेगा, क्योंकि इसको रिपल्सन करना है, सेम होगा, ठीक है। ऐसा नॉर्थ पोल वर्क करेगा मींस जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप लोग हाँ कर रहे होंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो इसमें अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ये ऐसा साउथ पोल वर्क करे, मीन जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, देखना फिगर में दिया होगा। जो ये पोल है हम देख रहे हैं, ये पोल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस सर्किट से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि ये जो जब पोल मूव करेगा तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अट्रैक्ट तभी करेगा जब ये नॉर्थ है और ये साउथ हो जाए। तो हमने साउथ का एस बना लिया और उसमें डायरेक्शन देख रहे हैं कैसी है, क्लॉकवाइज। तो इसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्लॉकवाइज मिलेगी, क्लॉकवाइज। और इसमें क्या मिली थी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि जैसे एक मैग्नेट है, यहाँ ड्रॉप कर रहा है और यहाँ पे एक रिंग है, रिंग के ऊपर कंडक्टिंग रिंग है और मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हैं, और इसको बोल दिया ये फ्रीली फॉल है, इट इज फ्रीली फॉल है। तो इस जब फ्रीली फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन जी से आ रहा है, बट जब मैग्नेटिक फील्ड के उसमें आएगा, रेंज में आएगा, तो ये बाय लेंज लॉ क्या करेगा, बाय लेंज लॉ इसको अपोज करेगा, इस मैग्नेट का अपोज करेगी। तो अभी ये जी एक्सेलरेशन से आ रहा था तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कुछ जी से लेस हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आएगा वो जी से लेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आपकी एक ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, और बहुत सी प्रॉब्लम है जो ऐसे दी होंगी। सो आप इतना समझ लीजिए कि हमें लेंज लॉ अप्लाई करना है, जहाँ पर भी जैसे कि इसमें हमने देखा पास आ रहा है तो ये रिपेल करेगा, नॉर्थ होगा, इसमें दूर जा रहा है इससे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये एज अ साउथ वर्क करे, ठीक है। ऐसे ही कोई कॉइल हो या कुछ भी हो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो अब इसका जो लास्ट टॉपिक है हम वो डिस्कस करेंगे, इंडक्टेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा टॉपिक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्टेंस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब हम आते हैं इंडक्टेंस पे। इंडक्टेंस
इंडक्टेंस। इंडक्टेंस दो टाइप का होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इंडक्शन कैसे हो रहा है। पहला जो इसका फर्स्ट टाइप है और जो सेकंड है, इस पैरेलल डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए। जो इसका फर्स्ट है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इसको समझेंगे, सेल्फ इंडक्शन कैसे होता है। और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन, इसको समझेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहा जाता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ से आप समझ रहे हो जो अपने आप से जनरेट हो, ठीक है, अपने आप में जनरेट हो, उसको सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। ऐसा कब पॉसिबल है, जब अपने आप मतलब कोई सर्किट है और उस सर्किट में ऐसे चेंजेस किए जाएं कि उसमें अपनी चेंजेस की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो या करंट जनरेट हो, तो उसको सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। ये कैसे पॉसिबल है, जैसे हमने एक कॉइल ली हमने और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इससे करंट आई निकल रही है और इसमें एक की लगा दी, ठीक है, स्विच लगा दिया हमने, इट इज की स्विच लगा दिया और करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब ये करंट आई फ्लो करेगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, पता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब अगर हम इसकी को मतलब ऑफ ऑन करें तो इसमें करंट क्या होगा, चेंज होगा, करंट चेंज होगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी क्योंकि वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो जो इस कॉइल से फ्लक्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं वो भी क्या होंगी, चेंज होगी। मीन्स एक चेंज इन फ्लक्स मिलेगा, एक चेंज इन फ्लक्स मिलेगा और वो चेंज इन फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ, और या करंट या करंट प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट आएगा और उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेंज लॉ क्या कहता है या फैराडे सेकंड लॉ जिसे हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, उस करंट के डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। सो आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। जब हम इस की को ऑन ऑफ करेंगे, इसके दो केस देखते हैं। जैसे अभी हमने की को ऑफ किया और ये की ऑन कर दी, ठीक है, इट इज ऑफ ऑन और ये ऑफ, ठीक है, ऑन ऑफ। सो ऑन के केस में करंट ऐसे फ्लो कर रही है आई करंट, तो इंडक्शन करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इसके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। बट जब हम इसको क्लोज कर देंगे, इस स्विच को ऑफ करेंगे, तो स्विच को जब ऑफ करेंगे तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये बात समझ में आई। तो अपने आप से जो सर्किट में, एक ही सर्किट में अगर करंट, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। उसको क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में जैसे एक सर्किट है, उसमें कॉइल्स है, इसमें करंट आपने फ्लो करा दी, ठीक है, इसमें आप करंट फ्लो करा रहे हो और वही प्रोसेस कर रहे हो की का, इट इज की, यहाँ से आई करंट आपने फ्लो कराई और फिर दूसरा सर्किट लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इंड्यूस करंट चाहिए, ठीक है, कोई की से लेना देना नहीं। अब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा तो कि ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, मीन्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट होंगी जो इसको कट करेंगे। जब ऑन करेंगे तो जनरेट होंगी, ऑफ करेंगे ये गायब हो जाएंगे, मीन्स देयर विल बी अ फ्लक्स चेंज। फ्लक्स चेंज आएगा तो इस सर्किट में एक करंट इंड्यूस होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसमें जो होगा उसको सेल्फ बोलेंगे, बट जो इस सर्किट में करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू दिस सर्किट, इस सर्किट में जो करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू दिस सर्किट, उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। और जो इंड्यूस करंट इसमें आएगा अपने से, तो उसको बोला जाएगा सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है, तो इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसके अपोजिट, मीन्स इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन।
तो अब आप इसमें सेल्फ इंडक्शन भी होगा और म्यूचुअल इंडक्शन भी हो रहा है, दोनों है, क्योंकि इसमें हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, की को ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो इसमें एक तो खुद से सेल्फ इंडक्शन आएगा और ये जो दूसरा सर्किट पास में रखा हुआ है उसमें भी फ्लक्स चेंज मिल रहा होगा। तो फ्लक्स चेंज जब इसमें मिल रहा है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा जिसकी वजह से इंड्यूस करंट भी आएगा। आई होप आप अब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इनका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है, पैरेलल देखते हैं। तो क्या समझ में आया कि जो फ्लक्स लिंकेज है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो जितना ज़्यादा करंट आप फ्लो कराओगे उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो कराओगे वो उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है एन फाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के। किसके है, आई के। एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसको यहाँ पे लिखते हैं एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई। जब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा एल आई, इस एल को ही बोलेंगे क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। इसको क्या बोला जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो फाई की एन कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस होता है। आई की ए होती है और फाई की क्या होती है, फाई की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, फाई की जो डायमेंशन होती है, एल की डायमेंशन हम निकाल रहे हैं। मीन्स एल की डायमेंशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सॉरी, फाई की डायमेंशन क्या निकाली, ml2 t माइनस टू a माइनस वन, एंड करंट की I, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, ml2 t माइनस टू a माइनस टू। ये डायमेंशन आएगी सेल्फ इंडक्टेंस की। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हेनरी, हेनरी या वेबर पर एम्पियर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर, और अपॉन में I है तो वेबर पर एम्पियर या हेनरी, ठीक है। अब देखो इसका, ये किसके लिए था, फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, उसी को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा कि ये मान लिया आपने प्राइमरी कॉइल है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और फ्लक्स ∅1 है, और इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 हैं और इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ∅2 है। तो इसमें जो फ्लक्स चेंज आएगा, जो फ्लक्स लिंकेज है, वो फ्लक्स लिंकेज किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज आ रहा है, दिस करंट, ड्यू टू दिस करंट इसमें ये फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मिल रहा है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज किसके प्रोपोर्शनल होगा, दिस करंट। N2 ∅2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। जब ये साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा m I1, ये जो m है N2 ∅2 अपॉन I1, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसकी जो डायमेंशन है वो सेम होती है जो L की डायमेंशन है, और यूनिट भी इसकी सेम होती है क्योंकि यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का रेशियो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनके जो फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं कैसे किए गए, इसमें खुद का भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ठीक है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकला, N2 ∅2 अपॉन I1, ओके। ये था सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब इसका जो एक और लास्ट पार्ट है वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, वो देखते हैं और समझते हैं उसको। एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, उसको कई वे में आप बोल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस।
ये एक स्कोरिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आप इतना समझ लीजिए कि इससे ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा आपको, वेरी शॉर्ट भी मिलेगा और शॉर्ट भी मिलेगा, ठीक है। सो अब क्या देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है, इन एन इंडक्टर, या इसी को आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेल्फ इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टेंस ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, ये बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये कैसे निकालेंगे, आप देखो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड मीन्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं जब कोई चार्ज फ्लो करता है तो वर्क डन क्या निकल कर आता है, जब कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो वर्क डन क्या निकल कर आता है, वर्क डन ड्यू टू अ चार्ज इज गिवन बाय EMF या वोल्टेज इनटू Q। ये चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है, ओके। EMF इंटू Q, स्मॉल वर्क डन है तो DQ फॉर स्मॉल चार्ज एलिमेंट, dW इज इक्वल टू EMF इंटू DQ। और EMF हमें अब कैलकुलेट करना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने क्या देखा, जो N फाई होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। अब देखो इसको डिराइव करके ला रहे हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है, L आता है तो L N फाई बाय I आता है, ठीक है, N फाई बाय I आता है। और जो EMF होता है वो क्या होता है, D फाई N D फाई बाई dt, एन डी फाई बाई डी टी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो एन डी फाई बाई डी टी बनाना है तो हम इसको एन डी फाई बाई डी आई लिख दें और एन डी फाई के प्लेस पे हम ई एम एफ डी टी लिख दें, ओके। इसको ई लिख रहे हैं, ई डी टी लिख लें, मीन्स एन डी फाई इज इक्वल टू ई डी टी हो गया। क्या हो गया, ई डी टी, क्या हो गया, ई डी टी। और इस फॉर्मूले में देख रहे हैं कि जो एन डी फाई है वो एल डी आई है, क्या है, एल डी आई। तो इससे जो ई निकला वो क्या निकल कर आया, एल डी आई बाय डी टी, एल डी आई बाय डी टी, ओके। मॉड ले रहे हैं हम, इसका मॉड ले रहे हैं, मॉड निकालना है क्योंकि निगेटिव वैल्यू आती है, ये निगेटिव होता है, मॉड ले रहा है, एल डी आई बाय डी टी। सो ई के प्लेस पे हम इसको क्या रख देंगे, इट इज ई इंटू डी क्यू, मॉड ई इंटू डी क्यू कर रहे हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। और डी क्यू क्या होगा, डी क्यू क्या होगा, आई इंटू डी टी, क्या होगा, आई इंटू डी टी, यही तो होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, आई डी टी, इसको डी क्यू को रिप्लेस कर देंगे आई इंटू डी टी से, तो ये डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू क्या निकल कर आया, एल आई डी आई, एल तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, जब इंटीग्रेट करेंगे एल, अभी करंट जीरो फ्लो कर रही थी एट टी इक्वल टू जीरो, और फिर मैक्सिमम करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है डी आई करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, डी डब्ल्यू है, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कैंसल आउट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट है और डी आई है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई टू जीरो आई नॉट, ठीक है। इसमें लिमिट रख देंगे, लिमिट कैसे रखते हैं, एल 1/2 कांस्टेंट, आई स्क्वायर अपर लिमिट, आई नॉट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर। सो इससे जो वर्क डन आया या एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर आई, वो क्या निकल कर आई, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और ये एनर्जी है तो ऑब्वियस सी बात है जूल में आएगी, ठीक है। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू
सेल्फ इंडक्टेंस, उसका डेरिवेशन है। आपसे ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली पूछ सकता है वेरी शॉर्ट में, या शॉर्ट में ये पूरा आपसे डेरिवेशन पूछ सकता है। और बहुत इजी डेरिवेशन है, आपको पता है ई कैसे कैलकुलेट करना। ई का कैलकुलेशन LdI/dt कैसे आया, ये इस साइड दिया हुआ है, और dq को कैसे रिप्लेस किया, ये ऐसे दिया। इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है, आपने अच्छे से समझा कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो आप कोई भी डेरिवेशन हो उसको इजिली कर लोगे। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है, वेरी शॉर्ट कैसे बन सकता है, और शॉर्ट कैसे बन सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में और एक क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेकर आएंगे अच्छा सा, जिससे आप कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाएँ, मीन्स आप लेस इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।